आदाब दोस्तों, आप तो जानते ही हैं मैं हूं एम ए वाजिद। आजकल हिंदुस्तानी सियासत के अलावा रूस और यूक्रेन में जारी जंग पर बहुत चर्चा है। एक तरफ आज 10 मार्च है, यूपी में लोग बीजेपी पर इंतखाबी मैदान में गुस्सा उतारते दिखाई दिए, लेकिन यहां योगी फिर एक बार हुकूमत बनाते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब रूस यूक्रेन पर हमले मजीद शिद्दत से करने लगा है। आलमी तनाजुर में देखा जाए तो रूस क़यादत के 1990 में अपने पेशरो और आलमी सुपर पावर साबिक़ सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान में कब्रिस्तान बनने और मास्को से भी परचम उतरने से कुछ नहीं सीखा है। रूसी सदर पुतिन आज खुदकुशी की उसी राह पर निकल चुका है जिस पर मास्को का साबिक़ ताकतवर तरीन हुक्मरान सरजनीक गामजन था, मगर इसका नतीजा दुनिया ने देख लिया कि कार्ल मार्क्स के नजरियात पर कायम लेनिन की सुपर पावर दुआम हासिल न कर सकी। अब रबी सदी और यूक्रेनी हुकूमत कैफ में मास्को के फौजों के बूटों की धमक फिर एक मर्तबा सुनाई दे रही है। साथ ही रूसी क़यादत यूक्रेन पर हमले जारी रखे हुए है। यूक्रेन जो इस वक्त खुद मुख्तारी और आलमी ताकतों के दरमियान शदीद कशमकश का अखाड़ा बना हुआ है। ऐसे में 20,000 से ज़ायद हिंदुस्तानी तलबा को यहाँ से निकालने की तैयारी हो चुकी है। कई तलबा वतन वापस हो चुके हैं, लेकिन जंग जारी है। मुख्तलिफ अदवार में ज़मीन पर जंगें हुई हैं, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं हुआ सिवाय तबाही और बर्बादी के। हमने देखा है कि यूक्रेन पर रूस बम फेंक रहा है। ऐसे में शाहिर की एक नज़्म याद आ रही है, जंग तो खुद ही एक मसल्ला है, जंग मसल्लों का क्या हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, फूक और एहतियाज कल देगी। क्या बात। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। क्या बात। यूक्रेन जंग जारी है, ऐसे में मेडिकल के तलबा का मुस्तकबिल क्या होगा, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट जनाब अब्दुल रब आरिफ साहब, जिनसे आपने कई मरतबा बेहतरीन मालूमाती बातें सुनी हैं और आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है। रब साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। रब साहब, आज यूक्रेन की जो हालत है आपने देखा ही है, तो मैं यूक्रेन की बात करने से पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस बार जो नीट के तलबा कामयाब हुए हैं, उनका दूसरा राउंड अभी शुरू होने वाला है, तो इस बारे में आप थोड़ा रोशनी डालिए कि बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सेकंड राउंड में क्या करना है, तो इस बारे में अगर आप कुछ कहें तो उनकी रहनुमाई होगी। सबसे पहले तो वाजिद साहब, मैं आपको और पूरी पैगाम टीवी की जो टीम है उनको आदाब अर्ज करता हूं, और नाजरीन की खिदमत में भी मेरा आदाब है। थोड़ा सा वक्फा ज़्यादा हो गया हमारा मुलाकात में। कई लोग जो है ना इसका इजहार भी कर रहे थे कि साहब अब्दुल रब साहब आप दिख नहीं रहे हैं, पैगाम टीवी पर नजर नहीं आ रहे। ये थोड़ी कोताही नहीं, उसकी वजह ये है कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि बच्चों के साथ सेमिनार वगैरह अटेंड करने में कुछ इतना मैं मसरूफ हो गया था कि आप लोगों की तरफ तवज्जो नहीं दे सका। उसके लिए जो है ना माफ़ी का तलबगार हूँ। जहाँ तक सेकंड राउंड का मामला है, देखिए इस बार आपको याद होगा कि हमारा जो पहला प्री नीट एग्जाम का जो इंटरव्यू हुआ था, उसी बार मैंने आपको बताया था, गलबन हम ARTV पे किए थे उसको, तो बताया था कि इस बार जो तरीका ये लोग अपनाए हैं, चाहे वो MCC हो, NTA हो या यूनिवर्सिटीज हो, जो अपनाए हैं वो सब जो है ना उल्टे ढंग में जा रहा है। अच्छा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनसे कोताही हो रही है, और उस कोताही को जो है ना मौजू बनाकर कैंडिडेट्स या पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स, ये लोग जो है ना कोर्ट को अप्रोच हो रहे हैं, और इनको जो है ना वहां पर मुंह की खानी पड़ रही है। जब आप पिछले यानी वो देखेंगे मेडिकल एडमिशंस के बारे में, तो तरीका ये होता था कि ऑल इंडिया की मेडिकल काउंसलिंग जो है ना पहले होती, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज स्टेट के जो है ना शुरू करते थे। इस बार उल्टा कर दिया जी। उसकी वजह यह हुई कि ऑल इंडिया का नोटिफिकेशन अभी आया नहीं,
ये लोग क्या करें मालूम है, अपना नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये तो हमने अगले प्रोग्राम में भी पिछले प्रोग्राम में हमने किया। तो तरीका ये नहीं होता है हमेशा, जो है ना, ऑल इंडिया में जो कैंडिडेट जाते हैं वो क्रीमी लेयर होता है। अच्छा, क्योंकि वो एम्स में जाते हैं, जिपमर में जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में AMU में जाते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये अच्छे अच्छे जो कॉलेज, जो टॉप के कॉलेज है, उसमें तो अब जो सेकंड फेज का स्टेटस है वो क्या है साहब? सेकंड फेज का स्टेटस जो है ना, इस हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगा, हमारे KNRHS की, तो ये रुक गया है इसलिए कि NTRUHS के यानी जो कैंडिडेट्स हैं जी, आंध्रा, हमारे जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हम जिसको कहते हैं जी, वो यहाँ पर फर्स्ट राउंड में उनको कई कॉलेजेस में एडमिशन दे दिया गया। अब NTRUHS क्या किया, तेलंगाना में दे दिया गया है, तेलंगाना के मेडिकल कॉलेजेस में उनको यहाँ पर फर्स्ट राउंड में एडमिशन दे दिया गया। अच्छा, वो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर रिपोर्ट भी किए हैं, जबकि एक बड़ी लिस्ट है, 386 कैंडिडेट्स रिपोर्ट नहीं किए हैं, क्योंकि उनको पक्का यकीन है कि हमारे को जो है ना NTRUHS में मिल जाएगा जी, तो हम क्यों खामखा के रिपोर्ट करें, नहीं किए। तो इसकी जो लिस्ट आई है नॉन रिपोर्टेड कैंडिडेट्स की, नॉन जॉइंट कैंडिडेट्स की, 386 कैंडिडेट्स। अच्छा, तो अच्छा, हर साल यही होता था इसी टाइप से, जो है ना, याद है आपको GOMS नंबर 187 जो नया इशू हुआ अमेंडमेंट के साथ, उसका ये असर है ये। अच्छा, वरना ये आपकी काविशें थी, है ना? आपने इतना सारा काम किया है, उसके लिए तलबा हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। जी। तो अब 386 बच्चे जो है ना हमारे फायदा उठाएंगे, लोकल उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब के NTRUHS का जो फर्स्ट फेज है उसकी जो है ना वेब ऑप्शन की क्लोजिंग डेट 7th थी। अच्छा, तो अब इनको अलॉटमेंट करना पड़ेगा, किसको, NTRUHS को अलॉटमेंट करना पड़ेगा। जब तक NTRUHS अलॉटमेंट नहीं करता, यहाँ के कैंडिडेट वहां रिपोर्ट नहीं करते, तो इनको अपने पास कितने वैकेंसीज खाली है उसका अंदाजा नहीं होगा KNRUHS को। अच्छा, तो इसीलिए ये लोग सेकंड राउंड को जो डिले कर रहे हैं उसकी वजह यही है। अच्छा, तो अच्छा, अब NTRUHS अभी इसलिए नहीं कर रहा है कि 14th, 15th और 16th को स्पोर्ट्स कोटा का जो है ना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन रखे हैं मार्च, ये इस महीने की। तो जब तक कि वो वेरिफिकेशन नहीं होगा तो वो लोग जो है ना फर्स्ट राउंड का जो है ना अलॉटमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, जब तक उनका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट नहीं होगा, यहाँ के जो बच्चे हैं वो वहां पे रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ के वैकेंसीज का अंदाजा नहीं होगा। तो इस एतबार से अगरचे अच्छा ये लोग सेकंड राउंड डिक्लेयर कर भी दिए और अलॉटमेंट कर भी दिए, तो फिर सेकंड राउंड के बाद में वो बच्चे खाली करके चले जाएंगे। अच्छा, फ्री एग्जिट पीरियड से पहले। तो इस एतबार से फिर वैकेंसी वो निकलेंगे। तो ये चाहते हैं कि उसको अवॉइड करें। तो जाहिर है कि अब जो सेकंड राउंड होगा, डिले होने की वजह यही है। ये मुमकिन कब तक है रब साहब? ये 16 देखिए 17 तारीख तक, जब 14, 15, 16 जब वेरिफिकेशन हो गया, 17 के दिन जो है ना उनकी एक फाइनल लिस्ट बन जाएगी। 18 या 19 को जो है ना 20 के अंदर वो लोग अलॉटमेंट कर देंगे। अलॉटमेंट होने के बाद जो है ना इनको सेकंड राउंड करना पड़ेगा। सेकंड राउंड करना जी। अब तो रब साहब हम आते हैं, आप तो जानते ही हैं, आप साथ ही साथ काउंसलिंग के एक्सपर्ट भी हैं और साथ ही साथ आप एक सहाफी भी हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब जबकि यूपी इलेक्शन की बात चल रही है, दूसरी तरफ मोदी की भी बात चल रही है, तो मोदी ने कहीं कुछ बयान दिया है, ऐसे तो वो बोलते ही रहते हैं, मतलब ये है कि इनका इस तनाजुर में, मेडिकल के तनाजुर में जो बयान आया है कि जो B कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जी, उनके लिए जी फीस, गवर्नमेंट फीस ली जाए। नहीं, एक कैटेगरी के लिए जो फीस है, जो 60,000 या 1 लाख रुपए जो ले रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, वो क्या है, इसकी हकीकत क्या है? आप तलबा को बताइए ताकि उन्हें मालूम हो कि गवर्नमेंट ऐसे भी काम कर रही है। यकीन जानिए ये बहुत बड़ा और बहुत ही बेहतरीन इकदाम है मोदी जी का। यकीनन देखिए, जो चीज अच्छी होती है उसको अच्छी, सीधी सी बात है। अगर आप ये तो आज जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन है, अगर आप चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट की पीरियड में चला जाएंगे, आंध्र जब हमारा बाइफरकेशन हुआ होने गया, चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में फीस, एक कैटेगरी की जो फीस थी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बराबर ही रखे थे, 10,000 रुपीज। अच्छा, कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, आज भी जगन गवर्नमेंट में भी सिर्फ 15,000 रुपए है फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। तो भी कुछ
बार नहीं है नहीं लोगों पे, पड़ता, हाँ? इसलिए नहीं, देखिए बाहर इसलिए नहीं पड़ता कि आपका मेन जो इनकम है जी वो बी कैटेगरी और एनआरआई से है। जी तो मिसाल के तौर पे एक मेडिकल कॉलेज है, समझिए आप, एक मेडिकल कॉलेज में 75 आपका यानी ए कैटेगरी के सीट्स हैं। जी टोटल क्या सीट जो है ना 150 सीट्स हैं किसी मेडिकल कॉलेज बिल्कुल। के। और तो जाहिर है कि 50 तो जो मैनेजमेंट कोटा को जाता है, 50%, और 50% जो है ना ए कैटेगरी में होता है। तो 50% ए कैटेगरी में आप 75 बच्चों को पकड़ लीजिए, 75 बच्चों का अब आप 60,000 रुपये ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आप 10,000 लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस लीजिए। पीएम का कहना है। पीएम का कहना है। तो वो एक फीस, एक कैंडिडेट पे 50,000 का फर्क पड़ा आपको। अच्छा, यानी पूरे कैंडिडेट 75 का अगर आप निकालेंगे तो 3,75,000 रुपए का डिफरेंस आएगा आपको। ये तो एक अच्छी शुरुआत होगी, है ना? बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं मुबारकबाद दूंगा मोदी साहब को कि उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना एकदम। अच्छा, यही वजह है हमारी जो यानी मेडिकल तालीम जो महंगी है इंडिया में, यही वजह है कि हम लोगों को जो है ना सारे परेशानियों के या ना सामना हमारे कैंडिडेट को करना पड़ रहा है। तालीम बड़ी महंगी होती चली जा रही है। तो ये बहुत अच्छा एकदम है मोदी साहब का, और इससे कॉलेज को कोई नुकसान नहीं है। कॉलेज को इसलिए नुकसान, मैंने आपको बताया ना कि 75 कैंडिडेट्स में एक साल में आपको 3,75,000 रुपए कम हो रहे हैं, जबकि आपका एनआरआई कोटा में जो है ना आपको 50,000 रुपए बढ़ा दिया गया। तो 50,000 अगर आप 50 कैंडिडेट के बोलेंगे तो फिर वहां पे आपको इससे ज्यादा मिल जा रहा है ना। तो एक अच्छी शुरुआत होगी। वैसे रब साहब, अब देखिए, ये तो पीएम की जानिब से दिया गया बयान है, अब ये इंतखाबी जुमला भी हो सकता है। नहीं, ये अमल होना चाहिए। तो पहले के तनाजुर में मैं ये बात कह रहा हूं, इंतखाबी जुमला भी हो सकता है। जी। शायद यूपी के इलेक्शन थे इसलिए मोदी जी ने ऐसा कह दिया हो, फिर यूक्रेन के कुछ हालात ऐसे थे कि तलबा को वहां से लाना पड़ा। अगर हुकूमतें, हमारी हुकूमतें पहले से अगर सोचने वाली होती तलबा के ताल्लुक से, तो हमारे बच्चे यूक्रेन जाकर पढ़ते ही नहीं। तो खैर ये तो बात अलग थी। अब मैं आऊंगा, ये जो फीस की बात है, गवर्नमेंट फीस की बात है जो मोदी ने बयान दिया है, क्या ये मुमकिन है सब? बिल्कुल मुमकिन है। कोई बड़ा इसमें जो है ना नुकसान होने वाला है किसी कॉलेज का। ये जो शोर पुकारा हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूं ना मैं आपको कि भाई 75 स्टूडेंट्स आपके पास हैं, जिसमें सिर्फ 50,000 आपको एक स्टूडेंट पे कम पड़ रहा है। तो इसके माने ये है कि 75 में 3,75,000 रुपये आपको एक साल में कम मिल रहे हैं, जबकि आपके पास जो है ना 75 स्टूडेंट बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के हैं। अगर आप एक एक कैंडिडेट पे 1-1 लाख रुपया भी बढ़ा दिए तो आपके पास 75 लाख रुपया आप कमा रहे हैं ना आप। इसका मतलब यह है जो एक कैटेगरी में आने वाले बच्चे हैं उनके लिए फायदा होगा। फायदा मैं तो कहूंगा कि साहब ये कैटेगरी में जो बच्चे आ रहे हैं जिनको एडमिशन मिल रहा है, हुकूमत से मैं यानी रिक्वेस्ट करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि इनको फ्री तालीम दी जाए। अच्छा, यकीन जानिए फ्री तालीम दी जाए। क्यों? ये यही वजह है कि आज हमारा मिडिल क्लास और बिलो पॉवर्टी लाइन जो बच्चे हैं ना, वो एमबीबीएस यानी मेडिकल तालीम में जो है ना आ नहीं सक रहे हैं। खतरे गुर्बत से नीचे जीने वाले लोग जो जीने वाले हैं नहीं आ सक रहे हैं। तो यकीन जानिए गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इक़दाम है। मैं तो कहूंगा कि इनको फ्री कर दिया जाए। तो रब साहब, कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूं कि जो समाजी जहदकार हैं या फिर मजहबी जमातें हैं जो बन चुकी हैं, जी, काम कर रही हैं, अब वो किस ढंग से काम कर रही हैं ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। हमारी भी एक जमात है, अब उसका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, तो ये जमात के पास अरबों रुपए है। हाँ, ये लोग एक मुस्लिम कॉलेज नहीं बना सकते? ये क्या साहब 10 मुस्लिम कॉलेज बना सकते हैं। हमारे जो यानी चंदे हैं, हमारे पास जो चंदे जमा किए गए, वो मुझे हमेशा एक बात, नजर में कोई एक ऐसी जमात है जो ऐसा कर रही बिल्कुल, है? बिल्कुल मैं सोचता हूँ बिल्कुल है। वो मुझे हमेशा इन लोगों को यानी इनके कारकर्दगी को देखकर जो है ना मरहूम पागल आदिलाबादी का वो शेर बड़ा अच्छा याद आता है हमेशा कि मोतेमद ने घर बनाया, सदर ने ली धनमड़ी। जी, मोतेमद ने घर बनाया, सदर ने ली धनमड़ी, हो गया चंदा गबन, आधा इधर आधा उधर। क्या बात, क्या सही है। तो ये आज की हालत भी यही है ना, हकीकत है। देखिए हमारे कई ऐसी जमातें हैं, कई ऐसे जो है ना टीम्स हैं जिनके पास करोड़ रुपया चंदा का जमा है। आज हमारे पास लीडर्स भी हैं तो वो सिर्फ मुर्गी की दुकानों की इफ्तिताह के लिए जाने के लिए बचे हैं, है ना? जी, ऐसा काम चल रहा है। नहीं, यकीन जानिए आज यूक्रेन की जो हालत है उसमें आप देखेंगे मैक्सिमम मुस्लिम बच्चे हैं जी, एमबीबीएस की तालीम करने। क्यों गए वहां पर वो लोग?
क्योंकि यहाँ की जो फीस है उसको अफोर्ड नहीं नहीं कर कर सकते। सकते, सही है। अगरचे आपके पास, मिसाल के तौर पे, मैं यकीन जानिए मरहूम डॉक्टर विजारतुल खान साहब को हमेशा मेरे हर सेमिनार में उनको याद करते हैं, मैं हमेशा याद करता हूँ, सही बात। क्योंकि वो एक ऐसा, यकीन जानिए उनको दक्कन का सर सैयद कहा जाता था, और कहना वाजबी भी है। आज ये जो हमारी जो मेडिकल कॉलेज हैं, जी। चारों मेडिकल कॉलेज इंक्लूडिंग दक्कन मेडिकल कॉलेज की, ये उन्हीं का मरहूम मिन्नत। रब साहब ठीक है, आप तो ये कहते हैं, मगर इनके पास भी कुछ धांधलियां हैं, वो तो उसका तो खैर देखिए हम उनके गुजरने के बाद दूसरे जो मैनेजमेंट आया हुआ है, मतलब उनके जो यानी सक्सेसर जिसको हम कहेंगे, वो अगरचे गलतियां कर रहे हैं और लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हमने तनकीद की है जी। और करते रहेंगे। हम तो करते रहेंगे। जहां पर भी गलती होती है हम तो जो है ना उसको माफ करने वाले नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि किसी का मुंह चाटू बात करना हमारी फितरत में और हमारे खून में नहीं है। चापलूसी हम करते ही नहीं कर तो सकते, बिल्कुल नहीं। फिर तो सवाल अब नहीं। ये जी हम जमातों की जो आपने बात जी। कही कि देखिए कुछ ऐसी जमातें हैं जिनके पास अपने ओन हॉस्पिटल भी हैं, जी, एक से ज्यादा हॉस्पिटल है। तो मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन होता है कि आपका अपना हॉस्पिटल हो। जी बिल्कुल। लेकिन आपका हॉस्पिटल अगर नहीं भी है तो आप किसी और से अफिलिएशन लेके भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप मेडिकल कॉलेज ओपन करना चाहते हैं, अब तो एनएमसी जब से आई है, नेशनल मेडिकल कमीशन जब से आई है, एमसी, इससे पहले तो एमसीआई डील करती थी, मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया जो थी वो, या उसकी धांधलियों की जैसे उसको जो है ना डिसॉल्व कर दिया गया एनएमसी को। एनएमसी जब से आई है वो लोग जो है ना कंडीशंस को बहुत लिबरलाइज किए हैं, अच्छा, बहुत यानी आसान कर दिए हैं। तो इसका फायदा उठाते हुए हमारी मुस्लिम तंजीमें, जिनके पास करोड़ों रुपया रखा हुआ है, पब्लिक का चंदा जमा किया हुआ, और आपके पास जो है ना सोर्सेज भी हैं, जी आपके हॉस्पिटल हैं, आप किसी से अफिलिएशन ले सकते हैं, आप किसी के हॉस्पिटल में शिराकत में भी हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन हॉस्पिटल को बता के आप अगर चाहे एक से जायद या एक ही कॉलेज, चलिए फिल वक्त एक से शुरू कीजिए। अगर आप एक 200 सीट की कॉलेज भी एस्टैब्लिश करते हैं, बजाय इसके कि जो है ना वहाँ कैंप कर दिए, यहाँ मेडिकल कैंप लगा दिए, वहाँ पे जाके बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिए, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, कहीं पे एक वो जो है ना सेंटर बना दे रहे हैं, उसकी तामीर में जो है ना 5 करोड़ का खर्चा कर दे रहे हैं। तो वो पैसों के बजाय जो, यानी देखिए इससे हमारी मिल्लत को क्या फायदा पहुंच रहा है? सही बात, बताइए क्या फायदा पहुंचा? मस्जिद, एक मस्जिद बनती है हमारे पास, ये हमेशा इसके ऊपर यानी वो रहा है, मस्जिद बनती है हमारे पास, तो क्या एक ऑर्डिनरी मस्जिद में हम नमाज नहीं पढ़ सकते? बराबर पढ़ सकते हैं। क्या हमारी मस्जिद के 20 लाख का मीनार होना ही जरूरी है? क्या हमारी मस्जिद में संगमरमर अगर से नहीं हो तो क्या हम मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सकते? अगर वो पैसा हम तालीम की तरफ खर्च करेंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो हमारी मिल्लत का कितना फायदा। आपने बहुत अच्छी बात की रब साहब, मैं इसकी कद्र करता हूँ आपकी बात की। मगर कुछ लोग जो अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं जमातों में रह के, तो ये बड़ी तकलीफदा बात है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह तौफीक दे। तो रब साहब, हम जा रहे थे यूक्रेन में, जब जंग छिड़ ही चुकी है, अब ये कब खत्म होगी पता नहीं। तो अब हम बात करेंगे यूक्रेन के तलबा की, जो यहाँ वापस भी आ चुके हैं और जो बाकी हैं वो भी आने वाले हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे कि इन बच्चों का आगे चलकर क्या होगा, ब्रेक के बाद। पैगाम टीवी के इस मुनफरिद प्रोग्राम में वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। रब साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हमारे सवालात का वो बखूबी जवाब दे रहे हैं। रब साहब, अब जब यूक्रेन की बात चल ही चुकी है, तो वहाँ जो तलबा फंसे हैं उनका क्या होगा? क्योंकि मैंने एक बेपर की सुनी है जो उड़ाई गई है लोगों से, कि जो तलबा वापस आए हैं उन्हें फिर यहाँ पर दाखिला दिया जाएगा। ये वो तलबा हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, बमों की घन गरज सुन सुनकर जो वापस लौटे हैं, अभी तक सुधर नहीं पाए हैं वो लोग। तो उन लोगों के बीच सोशल मीडिया से एक बात लाई जा रही है कि उन्हें यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। ये कहाँ तक सच है? देखिए साहब, एक डिमांड, इंग्लिश में एक कहावत है जी, प्रैक्टिकलिटी इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम टेक्निकलिटी। बिल्कुल बजा है। आप अमल करना एक अलग चीज है, तकनीकी तौर पे उसको बात करना एक अलग चीज है। देखिए, कल ही मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो इत्तेफाक से वो बच्चा जो यूक्रेन से आया हुआ है, वो मेरे एक दोस्त के पहचान में से है, तो वो 5th ईयर का स्टूडेंट है, लड़का हो।
तो वो चाहा जब उससे इंटरव्यू किया गया तो उसने कहा कि साहब अब हमारे मुस्तकबिल कैसे क्या होगा, तो हमको चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि हमको यहाँ पर जो है ना तालीम दी जाए। बेशक डिमांड बहुत अपनी जगह सही है, अगरचे जंग जैसी बात आपने जंगबंदी की है, जंगबंदी अगर हो भी जाती है तो यूनिवर्सिटीज तो इमीडिएटली ओपन नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे हालात जो हुए हैं, जो बमबारी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही जो का मंजर है। तबाही हुई है, तो जाहिर है कि आपको लेके जाएगा कोई यानी जैसे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के जमाने में जो है ना झाड़ों के नीचे बिठा के पढ़ाते यानी थे पढ़ाते वो, थे। एमबीबीएस की तालीम वैसे तो होगी ही नहीं, होगी नहीं। तो जब तक वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा नहीं तो तकरीबन अब ये बहुत लंबी यानी जाने वाली है। तो ये काम यहाँ पर यह किया जा सकता है कि इन बच्चों को कोचिंग का परमिशन दिया जा सकता है। अब जैसे 5th ईयर का कैंडिडेट है तो उसको 5th ईयर में क्लासेस अटेंड करने दीजिए जी। जो अच्छा वहां पे 6 साल का कोर्स होता है, फॉरेन कंट्रीज में 6 साल का कोर्स होता है, हमारे पास 5 साल का 5 होता साल है, का क्योंकि हम एमबीबीएस कहलाते हैं। एमबीबीएस के माने बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। हमारे बच्चे डॉक्टर नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में हमारे बच्चों को डॉक्टर नहीं माना जाता, बैचलर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है हमारे बच्चों को। आपको मास्टर्स बनना है तो 6 साल में जो है ना आपको, यानी आप यहाँ से जो एमडी करके जाता है वो डॉक्टर कहलाता है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहलाता है। एमडी कहलाता एमडी जो होता है वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहलाता है। तो इनको यानी 5th ईयर में हो या 6th ईयर के जो भी बच्चे, 6th ईयर का तो हमारे पास पैटर्न है ही नहीं है। तो उस एतबार से 5th ईयर के जो बच्चे हैं उनको कोचिंग दी जा सकती है, वो कोचिंग ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम नहीं दे सकते। अच्छा, इसलिए नहीं दे सकते कि वहां के एग्जाम का पैटर्न और यहाँ का एग्जाम का पैटर्न दो डिफरेंट है। सिलेबस सेम हो, सिलेबस सेम हो सकता है। देखिए मेडिकल तालीम है तो दिल वही रहेगा, आंख वही रहेगी, जबान वही रहेगी, जिगर वही रहेगा, तो इसमें कोई फर्क, खाली बोलने का ढंग अलग अलग रहेगा, पैटर्न अलग। जैसे मिसाल के तौर पर मेडिसिन है, समझिए कॉम्पोजिशन एक ही होता है, पैरासीटामॉल है, फॉरेन कंट्रीज में पैरासीटामॉल कहा जाता है, हमारे पास नाम दिए जाते हैं उसको, मैं ले लेता हूँ। ये तो बात सही है। जी हाँ, मैं पूछना ये चाह रहा था कि यूक्रेन जैसे छोटे मुल्क के लिए यहाँ के तलबा कूच करते हैं और वहाँ तालीम हासिल करते हैं, इसका साफ मतलब ये है कि वो तलबा जो यहाँ की फीस बर्दाश्त नहीं कर सकते वो लोग वहां जाकर पढ़ते हैं ताकि अपना मुस्तकबिल संवार सकें, आने वाले दिनों में तरक्की कर सकें। तो अब आप क्या सोचते हैं कि उनके मुस्तकबिल पर सवाल या निशान नहीं लग गया है? बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं लगता है। देखिए मैं आपको, मेरे एक पहचान के साहब हैं जो अब्रॉड कंसल्टेंसी करते हैं, तो वो उज्योर यूनिवर्सिटी कुछ है यूक्रेन की ही, वहां पर जो है ना बच्चों को भेजते हैं। तो आप ये जानकर ताज्जुब होगा कि वहां पर सालाना जो फीस है बच्चों की $4,100। अगर आप 70 से उसको कर लेंगे मल्टीप्लाई तो 2,80,000, 3 लाख पकड़ के चलिए आप। अच्छा 3 लाख अगरचे वहां पे सालाना है तो 5 साल के हो गए 15 लाख, 6 साल को आप मिला लीजिए 18 20 लाख पकड़ के चलिए आप। अच्छा 20 लाख रुपए ये हो गए, बच्चे के रहने के, खाने के, पीने के 5 साल के 1 लाख के हिसाब से पकड़ के चलिए, तो 5 लाख 25 लाख में आपका बच्चा वहां डॉक्टर बन रहा है, जबकि यहाँ 2 करोड़ में बन रहा है, जबकि यहाँ 2 करोड़ का खर्च आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस को अफोर्ड नहीं कर सके जो यानी मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों को जो है ना बाहर भेज रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो है ना मुस्लिम बच्चे इन्वॉल्व जी। और मैंने आपको बताया रहा कि अगरचे हमारी मुस्लिम तंजीमें, हमारी मुस्लिम जमातें अगर थोड़ा सा जो है ना इस तरफ ध्यान, क्योंकि हमारे पास इक़रा बिस्मि रब्बिकल पहला, बिल्कुल बिल्कुल सही है, और उसको जो है ना बाजू रख के हम जो है ना सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज, भाई किसने इनकार किया है? कौन मुसलमान है जो नमाज नहीं पढ़ता? सही बात, कौन इनकार करता है नमाज से? लेकिन आप अपनी यानी कम्युनिटी के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, उनकी आने वाली जनरेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? उनके मुस्तकबिल के तालीमी मैदान में आप बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। क्यों पिछड़े हुए हैं? क्योंकि आपका ध्यान उधर है ही नहीं। आप चाहते ही नहीं कि मुस्लिम तलबा तरक्की करें, क्योंकि फॉलोअरशिप खत्म हो जाती है आपकी। सही है, आपका बैंक खत्म हो जाता है, वोटर बैंक खत्म हो जाता है आपका। तो ऐसा लगता है कि ये लोग खुद के लिए जी रहे हैं, है ना? वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो जैसे आपने कहा कि अब उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, तो उन बच्चों का मुस्तकबिल तो रहेगा, इसी बात है, कोई ना कोई रास्ता निकले। अब आप देखिए, मुझे वो शेर याद आ रहा है कि ये शेर इसलिए याद आ रहा है कि जंग का मामला है, बेशक जंग कब खत्म होगी पता नहीं। तो जंग खत्म करने का एक तरीका शायर ने कहा है, क्या खूब कहा है, सुनिए आप जी। अगर तरीका है जंग रुकने का, जी, अगर तरीका है जंग रुकने का
जंग खुद पर हराम कर लीजिए। आराम कर लीजिए, क्या बात है, बहुत है। तो अब ये जंग कहाँ जाकर रुकेगी, ये क्या होगा, इसका तो इल्म नहीं है, मगर बच्चे यहाँ आ चुके हैं, तो उनके लिए आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे कि उनकी मदद की जाए? हुकूमत से तो मेरी मेरी यानी गुजारिश यही रही। देखिए, जंग एक ऐसी चीज है, अगर रुक भी जाती है तो उसका असर कई बरसों तक मामला जल्द हल होने वाले नहीं होने है। वाला नहीं है। तो अब ये जो बच्चे 5-5 साल अपनी वहां पर लगाकर आ चुके हैं, तो साल 2 साल के लिए इनकी यानी तालीमी काबिलियत को, इनकी डिग्री को रोकना जो है ना नामुनासिब है, मुनासिब नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि इनको यहाँ पर कोचिंग का परमिशन दिया जाए, और एग्जामिनेशन जो होता है, मिसाल के तौर पे उज्जोर यूनिवर्सिटी की मैंने जो बात की, आप उनसे यानी जंगी बंदी होने के बाद, जाहिर है कि यूनिवर्सिटी गिर गई होगी, एडमिन तो नहीं गिरता ना, एडमिन तो रहता है, तो आप उनसे जो है ना कांटेक्ट कीजिए, सब कुछ ठीक ठाक रहा करके आप कांटेक्ट कीजिए, करके बोलिए कि आपके जो पैटर्न है, एग्जामिनेशन पैटर्न है, वो पैटर्न हमको भेजिए, आपके बच्चों को हम यहाँ पर उसी पैटर्न पर एग्जाम लेंगे जी। और डिग्री आप वहां से भेज दीजिए। तो डिग्री आप यहाँ पर यानी लेने के बाद में हर एक को तो यहाँ पे एग्जिट एफएमजी तो देना ही है, सबको एग्जाम देना ही है। जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आते हैं उनको तो एग्जाम देना ही है। वो दे के जो है ना आप इन बच्चों के मुस्तकबिल को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो इनको तालीम में रुकावट पैदा करने के बजाय इनको जो है ना तालीम यहाँ के यानी कॉलेजेस में, मिसाल के तौर पे अभी जैसे मैंने उस लड़के की बात की जो 5वें साल पर, तो यहाँ का KNR UHS के किसी भी कॉलेज में यानी जो वार अफेक्टेड कैंडिडेट जो है ना, इनको जो है ना एडमिशन का परमिशन दिया जाए। अगर हुकूमत ऐसा करती है तो उसका ये इक़दाम काबिल तारीफ होगा, होना चाहिए तो क्योंकि बच्चों की जिंदगी बच जाएगी। देखिए, एक बच्चा 5 साल अपने जो है ना पर लगा कर आया है, 1 साल के लिए, 1 साल में उसको डिग्री मिल जाती थी, तो 1 साल के लिए डॉक्टर बनने से महरूम रह जाना, ये तो इंसानी कोई वो नहीं है ना। यहाँ मैं एक बात आपसे और मुझे देखने वाले लोगों से, नाजरीन से मुझे ये कहना है कि हमारे नाम नेहाद होम मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे वजीर आला सबसे अच्छे हैं, सबसे नेक हैं और जमहूरियत नवाज हैं। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इस बात को वजीर आला KCR तक ले जाइए और जो बच्चे यूक्रेन से वापस आए हैं उनके लिए कुछ मदद कीजिए, क्योंकि हमने तो आपको दुकानात की ओपनिंग करते हुए ही देखा है। तो यहाँ पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हुकूमत के इल्म में ये बात लाइए, वहां तक जाने तक शायद हमारी बात भी ना पहुंच पाए। मैं इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप वहां हुकूमत के इल्म में ये बात लाइए कि हमारे बच्चे इतने हैं जो वहां से आ गए हैं, 5 साल तालीम हासिल करने के बाद जंग की सूरत में आए हैं, तो उनकी मदद की जाए और उन्हें फिर से यहाँ तालीम हासिल करने की इजाज़त दी जाए, ताकि हमें यह महसूस हो कि वज़ीर आला KCR सबके दोस्त हैं। नहीं, ये खाली वजीर तेलंगाना की बात नहीं है, तेलंगाना के लिए बोल रहा था। जहाँ जहाँ के स्टेट्स में आए बच्चे आए हैं ना, वहाँ के हर स्टेट के वजीर आला को चाहिए कि वो जो है ना वहाँ के बच्चों को एडजस्ट करें और उनके मुस्तकबिल को जो है ना मुस्तहकम करें। मैं वही बताना तो आपका जो आपने जो यानी वो की है, अपनी गुजारिश की है होम मिनिस्टर साहब से, तो होम मिनिस्टर साहब क्या, आप अगर चाहें तो हरीश राव साहब से कह सकते हैं, मेडिकल के यानी बिल्कुल मिनिस्टर हेल्थ, शायद हमारी बात वहां तक नहीं पहुंचे तो वहां पहुंच पाए। देखिए, किसी की भी मदद करना, किसी के लिए जो है ना अच्छाई करना हमारे को कहीं पर भी रुकावट पैदा नहीं करती है। बिल्कुल सही बात। तो ये गवर्नमेंट का फर्ज बन जाता है कि हमारे स्टेट के, चलिए आपने जैसा कहा, हमारे स्टेट के जो अफेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो वहां से मुतासिर होकर आए हैं, तो उनको रिहेबिलिटेट करना हमारा फर्ज है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, KNR जो कॉलेज नारायण यूनिवर्सिटी के तहत जितनी कॉलेज चल रही है, उन कॉलेजेस में जो है ना आपको एक प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट का कि भाई जो वार अफेक्टेड कैंडिडेट जो फॉरेन से आए हुए हैं, उन लोगों को जो है ना फलां कॉलेज फलां मख्सूस कर दीजिए, मख्सूस कर दीजिए। कोई भाई आप कोई 1000 कैंडिडेट तो MBBS के नहीं आए हैं ना, आए तो 200-400 बच्चे आए होंगे MBBS के, तो 200-400 बच्चों को अगर एक कॉलेज में, अब हमारे पास 33 कॉलेज हैं, 33 कॉलेज में 2 लड़कियों को निकाल दीजिए, अगर वहां से लड़कियां हैं तो उन लड़कियों में उन लड़कियों के कॉलेज में डाल दीजिए, तो सीट बढ़ा दीजिए, वो कोई बड़ा मसला नहीं, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो ये किया जा सकता है, कर सकते हैं। अच्छा, आप करेंगे तो आपकी मिसाल लेकर दूसरे स्टेट भी उसको फॉलो करें, बिल्कुल करें।
दूसरे तो इस तरह से तेलंगाना का नाम भी जो है सुना होना नाम जाएगा। और भाई पहले हम स्वर्ण तेलंगाना कहते हैं, स्वर्ण गोल्डन 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 तेलंगाना तेलंगाना, और सुनहरी तेलंगाना। सुनहरी तो यकीन तेलंगाना। जब आपने टाइटल दिया है तो उस टाइटल को कायम करके भी बताइए आप। और उसको उसरत देना आपके हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल तो देना मैं चाहिए। केसीआर, वजीर आला केसीआर से ये गुजारिश करूंगा जी। कि हमारे जो बच्चे अब यूक्रेन से आए हैं उनकी हर मुमकिन मदद की जाए ताकि वो आगे अपने मुस्तकबिल को संवारने में कामयाब हों। अब रब साहब, मैं आपसे एक सवाल आखिरी करना चाहूंगा जनाब। कि वक्त की कमी है, जी जी। तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने जब पिछले प्रोग्राम में कटाव दिया था वो फिर एक मर्तबा जी जी। आपके कहने पे उतरा है। अब मैं आपको ये नहीं पूछूंगा कि ये आपने कैसे किया, क्योंकि उससे पहले वाले साल भी मैंने आपसे सवाल किया था, वो भी बराबर उतरा था। जी जी चौपन। जी जी। तो ये क्या नहीं है, नहीं ये आंकड़े आप कैसे लाते हैं? हाँ, मैं हर बार आपसे यही कहता हूँ कि साहब ये कोई इल्मी नुजूम नहीं नहीं है, है बिल्कुल। एक जो है ना आंकड़ों का खेल है। जी इसमें आपको अपनी कुछ रातें सर्फ करनी पड़ती हैं। अब जैसे कल मेरे एक अभी दोस्त हैं, उनका बच्चा जो है ना इस साल एमबीबीएस में है। वो बोला कि साहब, वो मुंह से बताए कि साहब जो है ना कि मुझे ये इत्तला मिली है कि हमारे पास केएनआर यूएचएस में अब जो है 1436 सीटें खाली हुई हैं। तो जाहिर है कि मैं थोड़ा हुआ उसमें आ गया कि कैलकुलेशन के एतबार से तो ऐसे नहीं आ सकता। तो जैसे उन्होंने कहा तो मगरिब की नमाज पढ़ते ही जो ना मैं कैलकुलेशन पे बढ़ गया, रात का खाना भी नहीं जी खाया। जी। नहीं खाया, हाँ, नहीं खा के कैलकुलेट करा तो मेरे हिसाब से जो यानी वर्कआउट करना है तो 1188 सीटें हमारे पास खाली जा रही है क्या बात। सेकंड और मापक के लिए। तो जब 1188 सीटें खाली जा रही है तो उनमें जो है 120 मुस्लिम कैंडिडेट्स की खाली है। अच्छा उसकी वजह यह है कि फर्स्ट राउंड में जो 4 मुस्लिम कॉलेजेस हैं उसमें 91 सीट्स 91 सीट जो है ना फिल अप नहीं की गई थी, अच्छा तो वो 91 हो गए। और बाहर के जो बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी के जो है ना वो करीब 15 बच्चे जो है ना रिपोर्ट नहीं किए, अच्छा। 15 बच्चे। तो और उसके बाद वो भी बढ़ गए। या वो और उसके बाद जो है बीसीई में 9 बच्चे हैं तो 24 सीट ये खाली हुई, 91 वो, और ओसी में एक 4-5-6 पकड़ कर चलिए। जी। तो इस एतबार से 120 बच्चों का जो है ना फिगर बैठ रहा क्या है बात है रफ साहब, खाली। आपका जो भी एखान था या आपने जो कैलकुलेट किया था वो एकदम सही उतरा है। तो देखिए, जब फर्स्ट रैंक जब डिक्लेयर हुआ ना, नीट का रैंक जब डिक्लेयर हुआ उसी वक्त हमने कंपैरेटिव स्टडी की थी। जी लास्ट ईयर का रैंक क्या था, इस ईयर का रैंक क्या है, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, तो उसके एतबार से हमारा कट ऑफ क्या जाएगा, वो वर्कआउट करना कोई बड़ा कमाल नहीं है। तो जब उस बार मैंने कहा था कि फर्स्ट राउंड में यानी फर्स्ट राउंड जो हमारी फिलअप होगी उसमें 490 10 मार्क्स इधर या 10 मार्क्स उधर, 500 के जो बच्चे हैं टोटली सेफ हैं, 490 के जो सेफ हैं 480 के भी सेफ हो सकते हैं। तो क्या फर्स्ट का आपने देखा कि 475 पे कट ऑफ गया। बिल्कुल। तो उस एतबार से अब जो यानी मैंने वर्कआउट किया है मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में, अगर चाहे आप 120 कैंडिडेट्स को गिनते हैं, 475 जो लास्ट सीट यानी कट ऑफ गई है 475 की, तो उसके बाद अगर चाहे 120 कैंडिडेट्स को ले लेते, अब यहाँ पे अनरिजर्व कैंडिडेट्स नहीं आएंगे। जी। आंध्रा के श्री नहीं वेंकटाचार्य आएंगे। नॉन लोकल के अब नहीं आएंगे ये लोकल रहेंगे। क्योंकि अमेंडमेंट ऑफ यानी जो जियो जियो हुआ है जी। उसके एतबार से नहीं आएंगे, तो पूरे लोकल कैंडिडेट्स को ही भरा जाएगा। तो अगर चाहे आप वहां से 120 कैंडिडेट्स को वर्कआउट करते हैं तो 457 मार्क्स पे हमारा कट ऑफ जा रहा है। क्या बात। तो 457 और 1-2 मार्क्स नीचे कर लीजिए, तो जो मैंने कहा था बिटवीन 455 एंड 460 वही बैठ रहा है। क्या बात। तो रफ साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, वक्त की कमी है, इस बारे में हम बातचीत फिर करेंगे, ये दूसरे एपिसोड इंशाल्लाह। फिर भी बच्चों आप मैं समझता हूं कि आप बच्चों का जो तदुस है वो दूर करने के लिए जो है ना ये छोटे से वो है, तो 455 तक जो बच्चे हैं बिटवीन 455 एंड 460 उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सेकंड राउंड में अगर नहीं भी मिलता है तो मापअप में जो है ना 455 तक कट ऑफ जाएगा इंशाल्लाह। हम फिर इस बारे में बात करेंगे। रफ साहब, आप हमारे पास आए, हमारे स्टूडियो आए, शुक्रिया बहुत बहुत। दोस्तों, आपने देखा कि रफ साहब ने बहुत ही जामे तरीके से हमें समझाने की कोशिश की कि यूक्रेन के बच्चों को क्या करना चाहिए और हुकूमत की जिम्मेदारियां उन्होंने हमें बताई। तो पैगाम टीवी पर आपको ये प्रोग्राम हमारा कैसा लगा, ये आप
हमें बताइए, कमेंट लिखिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बखैर।